डॉक्टर राजेश, युवाओं में आजकल काफ़ी कुछ क्रेज़ है स्टार्टअप को लेकर। कोई ट्रेडिशनल जॉब नहीं करना चाह रहा है। इस दुनिया में ये जो बदलाव आया है पूरे इकोसिस्टम में, इसको आप कैसे देखते हैं? कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को टोटल कर दें, उससे कई गुना ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अक्सर ये भी होता है कि कई स्टार्टअप फेल भी होते हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो बहुत अच्छा करें। तो क्या आप यही काम करते हैं कि स्टार्टअप को सही दिशा दिखाएं? वो जितना डाउन टू अर्थ आपको आना पड़ता है स्टार्टअप में, हर तरह के लोगों से बात करना पड़ता है। जिनके सामने आप बात करने की इच्छा नहीं रखते हो, आपने किया नहीं, उनके सामने भी जाके आपको हाथ जोड़ करके उनसे बात करनी पड़ती है। एनडीए का एग्ज़ाम किसी को देना है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आई साइट इतना होना चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्या स्टार्टअप को लेकर भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मानते हैं कि होना चाहिए? देखिए, इंडिया में जो बिजनेस ट्रेडिशंस आ रहे हैं बेसिकली, वहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो डीएनए टू डीएनए ट्रांसफर होता जाता है बिजनेस। तो क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक क्राइटेरिया ये भी है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए? जैसे अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आप एक एग्जांपल दे रहे थे जालंधर के पास किसी इंस्टीट्यूशन की, आप कह रहे थे कि पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बहुत सक्सेसफुल है। नहीं, मैं नहीं मानता है पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए, या बिजनेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है। आपने जब इतना काम किया है स्टार्टअप को लेकर, तो क्या आपने कोई स्टडी ऐसी की है जिससे ये पता चले कि जैसे 10 में से 5 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैंने जहाँ मैं जाते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ। क्या आप पॉलिसी क्राइसिस को ही रेक्टिफाई करते हैं, या फिर जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टअप तो शुरू कर लिया लेकिन गवर्नमेंट के स्कीम्स, फंड्स, इन सब की जानकारी लोगों को अक्सर नहीं होती है, तो क्या ये जानकारी भी आप पहुँचाते हैं? गुड एडवाइस ऑलवेज बैड डूअर। तो एडवाइस ले लो लेकिन इम्प्लीमेंटर आप खुद बनो, तब आप कर पाओगे। कोई स्टार्टअप हो तो ओनर को या जो उसका फाउंडर है उसको कितने दिनों तक वेट करना चाहिए कि सफलता हाथ लगे? आप मान लो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको 3 साल तक रिलीजियसली घर से फंड लगाना पड़ता है। अब वो कोई लगाता नहीं है। 1 साल के बाद एक्सपेक्टेशन हो रही है कि मनी, तो मनी जो आ जाती है, चाहती है कि भाई 1 साल में 6 महीना में यूनिवर्सिटी हमने सेटअप कर दिया और ट्रक के बिजनेस की तरफ ट्रक जैसे चलने लगे तुरंत पैसा आना शुरू हो जाता है, तो वो सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। क्या बिहार जैसे स्टेट में भी ये समस्या है? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी जड़ें बिहार से हैं, तो वहाँ के बच्चे जो हैं ब्रेन होता है, लोग बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन में चले जाते हैं आगे अपनी भविष्य बनाने के लिए, लेकिन क्या ये समस्या बिहार जैसे जगह पर भी है? नहीं, बिहार में ऐसी समस्या नहीं है कि बिहार में रेडली अवेलेबल आपके पास स्टूडेंट हैं। बिहार के बच्चे 4 से 5 लाख दिल्ली आते हैं हर साल। इसका ये कारण है कि वहाँ पे जो है 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं। बट क्या ऐसा नहीं कि हम भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम है ना, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें करप्शन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर अभी काम करने की ज़रूरत है? एजुकेशन में भी ऐसे ही है कि आप जब तक बेसिक चीज़ों को, एजुकेशन को पूरी कमर्शियलाइज कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, तो फिर वो जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो आप स्मूथ वो हो ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात उन तमाम हस्तियों से करवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज माने जाते हैं। तो आज मुलाकात एक स्टार्टअप गुरु से या टर्न अराउंड गुरु से, जो स्टार्टअप की दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। यानी अगर आप कोई नया स्टार्टअप लाना चाहते हैं, आपका कोई नया प्रोजेक्ट है, या फिर आप स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं लेकिन उसमें आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। इनकी बातों को सुनिए, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास है। तो आपकी मुलाकात आज डॉक्टर कुमार राजेश तोमर जी के साथ। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। डॉक्टर राजेश, युवाओं में आजकल काफ़ी कुछ क्रेज़ है स्टार्टअप को लेकर। कोई ट्रेडिशनल जॉब नहीं करना चाह रहा है, तो स्टार्टअप में ये जो इस दुनिया में ये जो बदलाव आया है पूरे इकोसिस्टम में, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, काफ़ी पॉजिटिव है। मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और आज के नीड ऑफ द आवर जो बोलते हैं वो है, क्योंकि हर किसी को हम गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते या हर किसी को हम प्राइवेट जॉब भी नहीं दे सकते। तो आज के दौर में ये है कि वो फील्ड आज तक 70 सालों में वैक्यूम बना रहा है। जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात होती थी तो पहले उसको कुछ इंपॉर्टेंस जो ना तो सरकार देती थी ना पब्लिक देती थी, तो वो स्टार्टअप पे पहली बार 2014 के बाद फोकस आया है और लोगों का एक रुझान हुआ कि हाँ, एक एरिया बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को टोटल कर दें, उससे कई गुना ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसलिए सरकार ने इसको एनालाइज किया और इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया। लेकिन सरकार ने फंडिंग दे रही है, सरकार अपने लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली स्टार्टअप में करने के लिए उसको 2-3 महीना कम से कम इन हाउस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो
हर ट्रेड की अपनी एक टेक्निकल चीज़ें होती है, तो स्टार्टअप करने के लिए भी बंदे के पास माइंडसेट के अलावा भी एक टेक्निकल ट्रेनिंग या प्रोडक्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसको 2 से 3 महीना कम से कम चाहिए, जिससे कि वो उस बिजनेस में अपने आप को डाल सके या उसके जो चैलेंजेज है उसको अपने अंदर लेकर के आ सके, क्योंकि चैलेंजेस सबको पता होता है कि ये करेंगे तो ये होगा, वो कोई नई बात नहीं होती है। लेकिन जब उसको जीना पड़ता है, वहाँ पे क्या होता है कि 90% स्टार्टअप्स जो है पीछे हट जाते हैं, फिर वो सोचते हैं यार इससे अच्छा तो मेरी जॉब थी, चलो अब इसको छोड़ो जॉब पकड़ लेते हैं। अक्सर युवाओं में ये सोच होती है कि हम स्टार्टअप करेंगे, नया कोई प्रोजेक्ट लाएंगे और सफलता हमारे सामने होगी, हमारे कदम चूमेगी। तो अक्सर ये भी होता है कि कई स्टार्टअप फेल भी होते हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो बहुत अच्छा करें। तो क्या आप यही काम करते हैं कि स्टार्टअप को सही दिशा दिखाएं? मैनेजमेंट के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, वो यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं। जो एमबीए में 4 पीज पढ़ाई जाती है या अब 7 पीज हो गया, तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या है कि वो इनफ नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जब तक इसलिए बच्चों को एमबीए में भी आप देखिएगा या आजकल बीटेक में भी इंटर्नशिप कराया जाता है 6 महीना, कम से कम 6 महीना है, तो वो टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल इशूज़, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है, तब जाकर के थोड़ा सा उसके अंदर वो भी 10% एंटरप्रेन्योरशिप बोलिए या जो नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज है वो आती है। वो भी जो इवन ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्री हैंड नहीं देती है चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि सोचती है कि यार ये तो इंटर्नशिप है, वो आएगा 2-3 महीना किसी तरह से काम किया चला गया, खाना पूर्ति वाली बात होती है। बट एक्चुअल चैलेंजेस जब आता है, जब वो एक्चुअल मार्केट में उतरता है, अपने लोगों से सपोर्ट चाहिए, वो उसको मिलता नहीं है। अब कुछ कम्युनिटीज में तो मिल जाता है, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन कम्युनिटी हैं, वो लोग आपस में सपोर्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस आती है 90% टाइम में कि फैमिली को भी चलाना है, बिजनेस को भी चलाना है, तो वो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और जब सपोर्ट मांगता है अपने पेरेंट्स से या अपने किसी यार दोस्त से, वो उसको मिलता नहीं। फिर वो चीज़ें क्या होता है, उसका ड्रीम्स, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आती है कि सोचता है कि वाइफ से या फिर फैमिली से टॉर्चर बोलिए या फैमिली से कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाती है। सोचता है कि यार इससे अच्छा तो मेरी जॉब थी, तो मैं लेट अस गो टू प्रीवियस जॉब, तो वो क्या करता है माइंड, इसलिए प्रोफेशनल जो होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास ऑप्शंस होता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उसके जो चैलेंजेस है, जितने डाउन टू अर्थ आपको आना पड़ता है स्टार्टअप में, हर तरह के लोगों से बात करना पड़ता है, जिनके सामने आप बात करने की इच्छा नहीं रखते हो, आपने किया नहीं, उनके सामने भी जाके आपको हाथ जोड़ करके उनसे बात करनी पड़ती है या उनको मोटिवेट करना पड़ता है। वो एक प्रोफेशनल के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि इसके साथ मैं कैसे हाथ जोड़ूँ या उस लेवल तक मैं कैसे जाऊँ जिस लेवल तक हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। क्योंकि एमबीए जब करता है आदमी या बीबीए करता है, तो उसका माइंड से डिफरेंट लेवल तक काम करता है। वो सोचता है कि हम कॉर्पोरेट में चले जाएंगे, एक असिस्टेंट होगी, ये होगा, वो होगा, एक ऐसा कल्चर होगा, टेबल वर्क होगा, वहाँ बैठ के हम काम करते रहेंगे। तो वो चीज़ें देखता है। जब स्टार्टअप में आता है तो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे आना पड़ता है, फाइनेंशियल क्रंच होती है, गवर्नमेंट से भी सब्सिडी लेके मुद्रा फाइनेंस और ये वो करते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि वो इतना सफिशिएंट नहीं मिल पाता है जितना चाहिए उसके लिए। अब 10 लाख के बिजनेस करने के लिए हम में सोचते हैं कि 20 लाख आपके पास होना चाहिए। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट मान लो कि 10 लाख आती है, तो आपके पास 20 लाख हो तो शुरू करो, नहीं तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट और 10 लाख लेके शुरू करोगे तो आपको फ्लॉप होना तो निश्चित जैसे है। किसी भी जॉब में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि जैसे मान लिया कि एनडीए का एग्ज़ाम किसी को देना है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आई साइट इतना होना चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्या स्टार्टअप को लेकर भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मानते हैं कि होना चाहिए? देखिए, इंडिया में जो बिजनेस ट्रेडिशंस आ रहे हैं बेसिकली, वहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो डीएनए टू डीएनए ट्रांसफर होते जाता था बिजनेस, तो वो कोई उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि माँ बाप से सीख कुछ लेता था। कम्युनिटी सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, सक्सेसफुल होता है, उसको कोई ना तो ट्रेनिंग की जरूरत है, ना कोई जानने की बाहर से जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इन हाउस उसको इतनी ट्रेनिंग मिल जाती है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो पैसे का हिसाब किताब कर लेगा। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होनी चाहिए कि आपके पास इतने महीने का बैंक बैलेंस हो जो बिल्कुल आप सस्टेन कर सकें बिजनेस को, इतने महीने तक आपको चेक करना चाहिए कि आप उसको चला पा रहे हैं कि नहीं। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने भी कभी क्राइटेरिया नहीं बनाया, ना ये पढ़ाया जाता नहीं है। नहीं, जैसे एक इंसान को खुद पता खुद होना को पता चाहिए। होना चाहिए, जैसे स्टार्टअप में जा रहा है उसको लोगों से इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। बट क्या होता है कि इसका कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। जिसको आज मैं जॉब कर रहा हूँ, कल मूड किया कि नहीं अपना काम करूँगा, तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट से कुछ फंड लिया या अपना फंड जमा किया, हमने ये शुरू कर दिया। लेकिन उसके चैलेंजेस के बारे में, उसकी जो टेक्निकल चीज़ें होती है, उस ट्रेड के बारे में
और जैसे आप गांव में जाएंगे, उसको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देंगे कि इससे आप 10 टाइम ज़्यादा फसल उगा सकते हो, तो बोलेगा चिड़िया के बच्चा कोई उड़ना थोड़ी सिखाता है। वो ऐसी बात करेगा कि आप फिर वापस घर पे आ जाओगे। वो एक माइंडसेट बनी हुई है कि मैं फार्मर हूँ तो मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये बड़ा मिथ कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट अब चाइना में देखिए, जापान में देखिए, जो हमसे 10 टाइम ज़्यादा सेम एरिया में वो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस लेते हैं, तो उनका प्रोडक्शन लेवल 10 टाइम हायर है। तो वो चीज़ें हमारे पास थी, लेकिन हम वो जो बंदा अगला जो किसान है, उसके लिए पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। जापान में, चाइना में सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका माइंड सेट है कि सीखना है, टेक्निकल चीज़ें कैसे सीखना है। जैसे आप राजीव दीक्षित हैं, उनकी बातें सुनेंगे तो एग्रीकल्चर पर बड़ा अच्छा आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें वो बताते हैं। तो आप जब तक वो सुनेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक तरह के कहने का मतलब इनोवेटिव माइंडसेट होता है। एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, या कोई भी फील्ड ले लीजिए, वो आपके पास इनोवेटिव माइंड है तो आप कर सकते हैं, सक्सेसफुल रहेंगे। नहीं तो इनोवेटिव माइंड नहीं है और सीखना आप बिल्कुल ही कर्टन डाल देते हैं कि नहीं, अब मैं हाईली क्वालिफाइड हो गया, अब आगे सीखना नहीं। अब एग्रीकल्चर में भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में नए नए टेक्निक्स आ रही हैं, और मोस्टली स्टार्टअप एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो स्टार्टअप जो है एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं, तो उनके लिए वो इनोवेटिव माइंडसेट्स आपको यूट्यूब, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अपने पास अवेलेबल है, आप यूट्यूब से सीखें, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से, वहाँ जाएं, लोगों से बात करें। मैं तो कभी स्टार्टअप किया नहीं, ना मैं ही कभी बिजनेस किया, बिजनेस मतलब कंसल्टेंसी किया, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ जो पूछने के लिए, यार ये एग्रीकल्चर में हम बेस्ट कैसे, कौन सा प्लांट लगाएं, किस तरह से खेती करें कि जिससे कि वो 10 टाइम आज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे 10 टाइम ज़्यादा कैसे आए। तो मैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से मिलता हूँ, बात करता हूँ, एक अपने अंदर इंटरेस्ट है कि ठीक है, कभी ना कभी हम जाके एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपने गांव जाएंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ हम क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो आपके मस्त है कि आपको कम से कम 3-4 महीना ट्रेनिंग चाहिए। उसमें बड़ा ही टेक्निकल चीज़ें होती है, कंपोस्ट कैसे बनाना होता है। मैं भोपाल गया, वहाँ सीखा कि कंपोस्ट कैसे तैयार होते हैं। तो कई जगहों पे मैं जाता हूँ, हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फील्ड में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट लेवल है कि चलो सीखते, कहीं हो सकता है मुझे काम नहीं है, किसी और के काम आ जाए। डॉक्टर राजेश, जैसे आपकी एक्सपर्टीज एजुकेशन को लेकर है, लेकिन स्टार्टअप जब कोई शुरू करता है तो क्या स्टार्टअप गुरु की भूमिका शुरू करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी होती है, या उसकी मदद उसके दौरान पड़ती है जब बिजनेस शुरू हो चुका होता है, या फिर जब वो मोमेंट आता है जब लगे कि बिजनेस कोलैप्स होने वाला है? ये स्टार्टअप करने के पहले भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऑन द वे बीच में भी, क्योंकि चैलेंजेस आपको सॉर्ट आउट कैसे करोगे। स्टार्टअप करने वाला कोई भी आदमी स्टार्टिंग में तो जनरल बात करता है, स्पेसिफिक बात कर ही नहीं सकता कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये है। जैसे आप गीता का रामायण ले, गीता का एग्जाम्पल ले सकती हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ पे ज्ञान दिया था, जब वो ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे थे, स्टार्टअप किया था, स्टार्टअप के एकदम डोर पे जब करना था वहाँ पे ज्ञान दिया ना। तो स्टार्टअप जब आप शुरू करते हो, उससे पहले भी चाहिए, उसके बीच में भी चाहिए, और रेगुलर ज्ञान देते रहे। ये नहीं था कि वो बोलते हैं कि एक बार दे दिया, तुम सीखना है सीखो, मारना है मारो, नहीं तो जाओ। तो स्टार्टअप भी एग्जैक्टली वैसे ही है, स्टार्टिंग में भी ज्ञान चाहिए आपको। स्टार्टिंग के दौरान जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उस पीरियड में भी अर्जुन बीच बीच में अर्जुन को ज्ञान देते थे कि ये करो, इसको मारो, इसको मत मारो, इसको ऐसे मारो, इसको वैसे मारो। तो वो चीज़ें, उसके लिए भी मेंटर चाहिए आपको। स्टार्टअप जब डूब रहा है या फिर वो बहुत प्रॉब्लम में है, अर्जुन को ऐसा भी हुआ था कि वो मरने के कगार पे खड़े थे, तो वहाँ भी ज़रूरत है। उसको आप स्टार्टअप के फ्लॉप होने से मान सकते हैं कि स्टार्टअप बिल्कुल ही मतलब मार्केट भी कई बार इफेक्ट करता है चीज़ों को, कि मार्केट से ही आदमी कई बार रिसेप्टिव नहीं होता है, कई मार्केट्स होता है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ भी चाहिए कि आप फ्लॉप हो रहे हैं तो आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई, जहाँ भी जाते हैं, बिजनेस कोई भी हो, चाहे एजुकेशन का हो या एग्रीकल्चर का हो या कुछ और, आप मास कॉम मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आपको एक मेंटर, जैसे आप सीए तो रखती हैं ना, कोई बिजनेस करती हैं, छोटा मोटा कुछ भी करेंगे, एक सीए आपको चाहिए, एक एडवोकेट आपको चाहिए, क्योंकि जैसे आप बिजनेस करेंगे कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स आपके चारों तरफ से घेर लेंगे। तो उसको कवर अप करने के लिए आपके पास एक एडवोकेट, लीगल एडवाइजर अपना सा होना चाहिए। वैसे ही एक आप मेंटर रखो। तो अक्सर किस तरह की समस्याएं आती हैं? क्या समस्याएं ज़्यादातर पॉलिसी लेवल पे ही होती हैं? हाँ बिल्कुल, जो समस्याएं आती है पॉलिसी स्तर पे ही आती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई है, एचआर का काम है प्रॉपर स्टाफ्स को ला करके प्रॉपर पोजीशन पे रखो देना। एचआर मान लो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस होती है वहाँ पे, तो वो फिर कैसे काम करेगा।
वो अच्छा से अच्छा एम्प्लॉई आएगा, कुछ दिनों में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सही नहीं है, खाने पीने का वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। कई ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको टी कॉफ़ी भी जैसी बेसिक चीज़ें हैं आपको अपने पैसे से खरीद के खानी पड़ती है। तो अगला बंदा को आप 10 लाख भी सैलरी देंगे तो मोटिवेशन रहेगी क्या उसको? नहीं, जो जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें आप शुरू नहीं करेंगी। और जनरली क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये सोचते हैं किसी को 50,000 सैलरी दे दिया तो दे दिया, अब उसी में वो सारा कुछ अपना करते रहे। जबकि हम मैनेजमेंट में ये बताते हैं कोई 50,000 का एम्प्लॉई रखो तो 50,000 और एडिशनल उसके ऊपर खर्च करने की कैपेसिटी रखो, चाहे उसकी हॉस्पिटलिटी पे खर्चा हो, उसके लुक आफ्टर पे हो, उसको टूर के खर्चा हो, उसको और भी सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो होलिस्टिक वे में परफॉर्म कर पाता है, अपनी पूरी क्षमता के साथ वो काम कर पाएगा। नहीं तो कई लाला टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी टू से दैट, बट वो चीज़ों को ध्यान नहीं देते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में था एक यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ रजिस्ट्रार अपने घर से चाय पत्ती लेके आता था, चाय बनाता था। ग्रेटर वो जो बीसी थी वो भी अपने घर से चाय पत्ती और चीनी और सारा कुछ लेके आएगी। कोई गेस्ट आता था कि भाई उसको ये लगता था कि भाई यूनिवर्सिटी गेस्ट तो यूनिवर्सिटी का ही है, लेकिन उसका भी पर्सनल भी तो है, हमारे रेफरेंस पे कोई गेस्ट आ रहा है तो फिर उनको दे दी थी कि भाई ठीक है, आप दूध मंगा दी थी कि चाय लेकर के बुलाओ। तो एक कटसी होती है। अब जब आप सैलरी अच्छी खासी दे रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर मुझे नहीं लगता कि कटौती करनी चाहिए। नहीं कर सकते ना, इसीलिए क्या होता है कि जब मल्टीनेशनल्स आई शुरू में 92 के बाद की दौर की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया के जो बेस्ट टैलेंट थे, जो प्राइवेट में घूट घूट के जीते थे, उन्होंने स्विच ओवर कर लिया कि वहाँ खाने पीने की हर चीज़ की लाविश फैसिलिटी हो, एसी की, यहाँ कई जगह एसी भी तक चलाने नहीं देते। जैसे पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मुझे लगता है ये इन्हीं जैसे बनी लोगों हुई के लिए है ही कि है। चीज़ों को क्या है कि वो सोचते हैं 50,000 दे दिया तो 50,000 में बचा सब कुछ करे। वो ये एज्यूम करता है लाला कि भाई 10% 20% चोरी तो करेगा। जैसे सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉय बहुत मैटर आप करता है। 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी एम्प्लॉय को, मल्टीनेशनल भी नहीं करती है। कि मैं मल्टीनेशनल को जनरल मोटर ग्रुप में काम कर चुका हूँ, वहाँ भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बट 80% 70% तो आप दे ही सकते हो। भाई 70-80% सेटिस्फेक्शन दे दिया, दैट इज मोर देन इनफ। और लाला कंसर्न जो इंडियन डोमेस्टिक हैं ये 20% 30% भी नहीं दे पाते। अभी बेसिक चीज़ें हैं, प्यून कई बार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, वहाँ सफाई करने वाला कर्मचारी ही छोड़ के भाग गया। अब वो महीना दिन तक क्या हुआ कि कोई आया नहीं, तो मैं जाकर खुद टेबल साफ करता था या हमारी असिस्टेंट साफ करती, फिर मैंने भी छोड़ दिया कि मैं कैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा जहाँ एचआर सही बात नहीं कर सकता या वहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो काम करना किसी भी प्रोफेशनल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास 10 ऑप्शन होती है। तो जहाँ भी बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ उसको प्यार मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वो वहाँ चला जाता है। और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा एक लॉस करता है, वो लॉन्ग टर्म में निकल के आता है उस चीज़ों को कि उसको पता चलता है। तो क्या हम इसे पॉलिसी पैरालिसिस पॉलिसी पैरालिसिस जो बोल सकते हैं कि इसके लिए क्या है कि जब तक चेयरमैन की ग्रूमिंग नहीं होगी प्रॉपर, चेयरमैन को एक एडवाइजर की जरूरत होती है कि जो ब्लंटली चीज़ों को बता सके कि भाई ये गलती है और ये आप मानो और इसको अक्सर इम्प्लीमेंट करो। स्थिति यस बॉस वाली ही होती है। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, स्पेशली एजुकेशन में तो बहुत ही है, 99.9% है वो यस बॉस, हाँ सर ठीक है सर, ठीक है सर, यस सर। तो इससे क्या होती है कि वो यस बॉस जो होती है वो अपनी नौकरी बचाने में ही सारी ज़िंदगी लगा देता है, और जो एक्चुअल जो कोर इश्यूज हैं उस पर कभी एड्रेस ही नहीं करता। चेयरमैन सोचता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे एम्प्लॉय खुश हैं, मेरे सारे पॉलिसीज बहुत अच्छी है, जबकि वो होती नहीं है। इसलिए 90% आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखेंगे उसमें प्रोफेशनल्स होते नहीं है। आपने जब इतना काम किया है स्टार्टअप को लेकर, तो क्या आपने कोई स्टडी ऐसी की है जिससे ये पता चले कि जैसे 10 में से 5 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जहाँ जहाँ मैं जाते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ। नियरेस्ट रिसर्च सेंटर तो आप ग्रेटर नोएडा को ले लीजिए। आप स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूलों में क्या होता है कि पॉपुलेशन इतना ग्रोथ हो रहा है कि थोड़ा बहुत ब्रेक इवन आ जाती है, कोई भी स्कूल किसी भी कैपेसिटी पे चलाए। बट डज इट गेन रेपुटेशन? हाँ, वो नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए ना, अगेन मार्केट में वो प्रोफेशनल मिलता नहीं है। तो वो क्या है कि अभी हमें जानते हैं लोग, जैसे जैसे लोग जान रहे हैं मुझे, तो वो बुलाते हैं कि आप आइए 10 दिन बैठिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिट कीजिए। जैसे नोएडा में अभी हमने ऑडिट किया कि आप बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ हो सकता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि वो क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है, एक आदमी ने हाईजैक कर रखा है सिस्टम को, जो वो वहाँ होता है जहाँ चेयरमैन रेगुलर नहीं बैठता है, और चेयरमैन का डायरेक्ट कनेक्ट हर एम्प्लॉई से नहीं है। हर एम्प्लॉई से, प्यून से लेकर के और आपके जो टीचिंग स्टाफ्स हैं उसके तरफ आपका पूरा कनेक्ट नहीं बन पाता है। इसके कारण से प्रिंसिपल अपनी मर्जी से चलाती है।
अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाती है जहाँ ले जाना उसका, जहाँ तक उसकी जॉब सेफ रहे। तो वो क्या करती है कि फिर वो अपना इंटरनल पॉलिटिक्स इतना शुरू हो जाता है कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हाईजैक हो जाता है। जब चेयरमैन को पता चलता है तब तक 4-5 साल निकल चुके होते हैं, और उसमें 1000 का 5000 की कैपेसिटी है तो 1000 पे ही बच्चे 5 साल तक आपको रहेंगे। जबकि थोड़ी बहुत बेसिक चेंजेज आप कर लेंगे तो 5-6 हज़ार आपको वो मिल जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप डूबती नैया को सहारा दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लोगों ने कई बार आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे कि 100-100, 150 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है स्कूलों में, जबकि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं डिमांड करते और करना भी नहीं चाहिए। मेरी सजेशन माने तो जो जितना ज़रूरत है उतना करें आप। लेकिन लोगों ने 5 स्टार होटल स्कूलों को बना रखा है जो कि अनवांटेड है, क्योंकि बच्चे वो 5 स्टार बिल्डिंग देख करके नहीं आते हैं, बच्चे टीचर की फेस देख के आते हैं, फेस वैल्यू पे आते हैं। कौन सी टीचर कितनी अच्छी पढ़ाती है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, उस पे आते हैं। चाहे वो पीपल के पेड़ के नीचे भी पढ़ाए तो बच्चे आएंगे वहाँ पे, क्योंकि बच्चों का जो डायरेक्ट कंसर्न होता है पेरेंट्स का होता है कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, वहाँ टीचर कितनी स्टेबल है, वहाँ पे टीचर क्या क्वालिटी एजुकेशन देती है कि नहीं देती, उसका बोर्ड रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। इंटरनल तो सब पास हो जाते हैं बच्चे, लेकिन क्या जो बोर्ड रिजल्ट में किस स्कूल का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो चीज़ें होती है वो सिर्फ टीचर ही कर सकती है। वो आपका एसी नहीं कर सकता, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं कर सकता। वो टीचर ही सिर्फ एक वन मैन शो होती है जो कि एक रोल मॉडल की तरह वहाँ पे काम करती है। अब बच्चों में मोटिवेशन लेवल भी होना एक ज़रूरी है। टीचर को भी मोटिवेट करो, बच्चों को भी करो, ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्म करते। होलिस्टिक अप्रोच जब तक नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको बचा पाना मुश्किल है। आप स्कूल में तो सर्वाइव कर रहे हो क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, कॉलेज नहीं सर्वाइव करते हैं। ऐसी पॉलिसियों के चक्कर में कॉलेज सर्वाइव नहीं करते हैं। इसलिए आप देखोगे दिल्ली एनसीआर में मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज वो गोडाउन्स बन गए हैं या बंद हो गए हैं, या यूनिवर्सिटी की तरफ वो जा रहे हैं, या क्लोज डाउन ही हो गए हैं। तो इसलिए क्या है कि उसको क्योंकि कॉलेज में कुछ अलग टेक्निक्स लगती है जो स्कूलों में नहीं फार्मूला यूज होता है, कॉलेज का फार्मूला अलग है, और वो फार्मूले को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे कॉलेज कभी भी चल नहीं पाएगा। तो क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक क्राइटेरिया ये भी है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए? जैसे अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आप एक एग्जांपल दे रहे थे जालंधर के पास किसी इंस्टीट्यूशन की, आप कह रहे थे कि पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बहुत सक्सेसफुल है। नहीं, मैं नहीं मानता पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए या बिजनेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है। रेदर उल्टा है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस में। बिजनेस में आपको डेयरिंग चाहिए, आपको बेशर्म होना पड़ता है। जैसे पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको बेशर्म, बेहया, हर तरह की क्वालिटी अच्छी अच्छी होनी चाहिए, वो बिजनेस में भी होनी चाहिए। आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव स्किल होना चाहिए। आपको वो या तो ट्रेनिंग से आएगी, नहीं तो आपको वो थ्रू डीएनए आएगी। तो इनोवेटिव स्किल है, आप चौथी पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर अच्छा ग्रो करेगा बिजनेस में। तो ये काफ़ी लाइव एग्जाम्पल है। हमने काफ़ी, आपने भी सुना होगा, पटना से अनिल अग्रवाल जी हैं जो वेदांता ग्रुप के फाउंडर हैं इनफैक्ट। तो उन्होंने कितनी बड़ी ग्रो की है। पटना में चौथी पास करके उन्होंने बाहर आ गए, बॉम्बे आ गए और बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे केस स्टडीज आप पढ़ेंगे। अब जैसे कोई कल को स्वीट शॉप चलाता है बंदा, उसकी क्या एक्सपर्टीज है एजुकेशन में और क्या कितनी स्पेशलाइजेशन है आप खुद सोच सकती हैं। लेकिन वो बंदा इंडिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। उसके पास एक सिक्स सेंस होती है हर बिजनेसमैन के पास। जैसे औरतों में बड़ा सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है, वो जान जाती है कि कौन मर्द क्या चाह रहा है, क्या कैसे है, क्या सोच रहा है, वो नेचुरल है। वैसे बिजनेसमैन के पास भी वो सिक्स सेंस बड़ा स्ट्रांग होता है, होना चाहिए, कि उसको ये पता हो कि कब क्या करना है, किसको कितना पावर देना है, किसको कितना अथॉरिटी देनी है, इनफैक्ट किसको कहाँ पैसा सपोर्ट देना है, किसको क्या करना है, क्या सपोर्ट देना है, तब जा करके वो सक्सेसफुल होता है। कोई प्रोफेशनल जब तक आपको पीछे से बैकअप से सपोर्ट नहीं मिलेगा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है कि वो इसको, जिसका सिक्स सेंस होता है वो किसी में भी हो सकता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं हो, या ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हो या हार्वर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। डॉक्टर राजेश, एक बात ये भी देखने को मिलती है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बच्चे एमबीए करके बाहर निकलते हैं और फिर वो मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाते हैं। एजुकेशन की तरफ किसी का झुकाव नहीं होता, वो शायद आखिरी पड़ाव ही होता है। ऐसा क्यों? आखिरी पड़ाव है, वो आते ही नहीं है जो, क्योंकि एक तो सैलरी पार्ट होती है। जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ता है, उसके सामने एक ही टारगेट होता है कि हाईएस्ट पैकेज कौन दे रहा है। जो हाईएस्ट पैकेज देता है उसके तरफ वो चला जाता है। एजुकेशन में आप कितने भी इंफॉर्मेटिव हो, इनोवेटिव हो, कुछ भी हो, ज़्यादा सैलरी नहीं है।
जो वहाँ पे बिगनर्स को मिलती है वहाँ यहाँ इतना एक्सपीरियंस आदमी को मिलता है। तो वो बेचारा क्यों आएगा अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म करेगा ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पे उसको सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो इसलिए क्या है कि जो अच्छे टॉप इंस्टीट्यूशंस के लोग होते हैं सब मल्टीनेशनल से ले जाती है, अब वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ले जाती है। क्या आप पॉलिसी क्राइसिस को ही रेक्टिफाई करते हैं, या फिर जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टअप तो शुरू कर लिया लेकिन गवर्नमेंट के स्कीम्स, फंड्स, इन सब की जानकारी लोगों को अक्सर नहीं होती है, तो क्या ये जानकारी भी आप पहुंचाते हैं? ऐसा होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ज्वाइन करते हैं, आप देखेंगे कि इंडिया में एडवाइजर्स तो बहुत है। आपको मास कॉम कॉलेज खोलना है तो आप किसी से बात कीजिएगा, वो आपको एडवाइस दे देगा, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप बोल दो कि आप उसको बोलो कि ठीक है तेरे को मैं पैसे दे रहा हूँ, दे रही हूँ, आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो इंडिया में एडवाइजर्स तो बहुत मिलेंगे, अच्छे अच्छे एडवाइस भी देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटर, एक अंग्रेजी में कहावत भी है, गुड एडवाइजर्स आर ऑलवेज बैड डूअर्स। ये बहुत पुरानी मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था जब हम MBA करते थे 90s के दौर में, कि गुड एडवाइजर्स आर ऑलवेज बैड डूअर्स। तो एडवाइस ले लो लेकिन इम्प्लीमेंटर आप खुद बनो, तब आप कर पाओगे। क्योंकि किसी के एडवाइस पे आप काम करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल होगे नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा इम्प्लीमेंटर बनना पड़ता है। तो जब तक आपको वो इक्विपमेंट नहीं आती है तब तक आप बन ही नहीं पाओगे। तो एडवाइस देने वाले तो आप राह चलते भी 500 लोग, आपको एक बीमारी होती है किसी से पूछो 10 एडवाइस दे देगा। प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। जब तक आपको प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं मिलता है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई और भी फील्ड हो, मीडिया का फील्ड हो, तब तक वो सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब कोई स्टार्टअप हो तो ओनर को या जो उसका फाउंडर है उसको कितने दिनों तक वेट करना चाहिए कि सफलता हाथ लगे? हर स्टार्टअप की टाइमिंग होती है ना, कि जैसे आपने ट्रेनिंग ले लिया, स्टार्टअप शुरू भी कर दिया, किसी में 3 महीना लगता है, किसी में 6 महीना लगता है। अब एजुकेशन में क्या है कि ऑनेस्टली देखा जाए, आप लेफ्ट राइट नहीं करते हैं, आप मान लो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको 3 साल तक रिलीजियसली घर से फंड लगाना पड़ता है। अब वो कोई लगाता नहीं है। 1 साल के बाद एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मनी 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 मनी, तो मनी मनी जो आ जाती है, चाहती है कि भाई 1 साल में 6 महीना में यूनिवर्सिटी हमने सेटअप कर दिया और ट्रक के बिजनेस की तरह ट्रक जैसे चलने लगे तुरंत पैसा आना शुरू हो जाता है। तो वो सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ इशू आ जाती है, क्योंकि आपको घर से पैसे लगाना पड़ता है 3 साल तक। तो ब्रांडिंग अच्छी होती है तो क्वालिटी आप दे पाओगे, नहीं तो बड़े लेफ्ट राइट आजकल आप न्यूज़ में सुनते ही हैं, आज इस यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा हो गया, कल को उस यूनिवर्सिटी के साथ हो गया। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटियाँ हैं तो ये काम करती हैं, तो वो चीज़ें होती है। इसमें जिम्मेदार है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, कि वो किसी को भी बिना इवेल्यूशन किए ही वो दे देती है कि आप गए, पैसे चढ़ाए, दक्षिणा दिए CM को, मिनिस्टर को, या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, वो आपको यूनिवर्सिटी पास करके दे देता है। अब ये चेक नहीं करता है कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ रनिंग दैट यूनिवर्सिटी और नॉट, और वेदर यू आर एलिजिबल टू रन द यूनिवर्सिटी और नॉट। इसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? क्राइटेरिया होना चाहिए, ये होता नहीं। कुछ जगह है, कुछ स्टेटों में क्राइटेरिया है, जैसे यूपी में भी आपको, पंजाब में सबसे टफ क्राइटेरिया है कि आप 10 साल तक कोई ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेनली कॉलेज, लेकिन देन यू कैन अपग्रेड टू यूनिवर्सिटी। तो 10 साल तक कोई बंदा कॉलेज चलाएगा तो यूनिवर्सिटी खोलेगा तो ऑनेस्टली तो चलाएगा, वो हैंकी पेंकी काम तो नहीं करेगा, तो लेफ्ट राइट अक्सर नहीं किन करेगा। स्टेट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है? ये नॉर्थ ईस्ट में चलता है, राजस्थान सबसे ज़्यादा रिसेंटली बदनाम में। तो ये वहाँ पे जो भी गया 2-3 करोड़ दिया और उसकी यूनिवर्सिटी पास हो गई। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में तो लोकेशन के कारण ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। नॉर्थ ईस्ट में नॉट एग्जैक्टली लोकेशंस है, उसमें यहाँ है कि वो तो बहुत खूबसूरत जगह है, आप उतनी खूबसूरती आपको कश्मीर और हिमाचल में नहीं मिलेगी जितनी नॉर्थ ईस्ट का। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है, सब कुछ है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिम्मेदार है, और यहाँ से कनेक्टिविटी मोदी जी ने हर जगह बढ़ा दी है, डायरेक्ट फ्लाइटें हो गई है हर जगह, तो आप आसानी से जा सकते हैं वहाँ पे, क्रिएटिव काम कर सकते हैं वहाँ। लेकिन आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए, जो स्टूडेंट्स है, वो नहीं है। तो मोस्टली क्या करती है यूनिवर्सिटी तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में खोल लेती है, क्योंकि पहले आसानी से खुल जाते थे, लेकिन काम दिल्ली से होता है सारा। क्या बिहार जैसे स्टेट में भी ये समस्या है? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी जड़ें बिहार से हैं, तो वहाँ के बच्चे जो हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, लोग बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन में चले जाते हैं आगे अपनी भविष्य बनाने के लिए। लेकिन क्या ये समस्या बिहार जैसे जगह पर भी है? नहीं, बिहार में ऐसी समस्या नहीं आएगी। बिहार में रेडली अवेलेबल आपके पास स्टूडेंट हैं। बिहार के बच्चे 4 से 5 लाख दिल्ली आते हैं हर साल। इसका यही कारण है कि वहाँ पे जो है 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं।
प्राइवेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, गवर्नमेंट में भी हुआ तो बहुत ही नाम मात्र का हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा जो जीनियस होते हैं वो चले जाते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है या पटना यूनिवर्सिटी हो गया, जो सुपर जीनियस है उधर चले गए। बाकी जो बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं उनके लिए कोई वहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो वहाँ की जो सरकारें हैं वहाँ की जो, चूँकि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे झारखंड में रॉ मटेरियल था पहले, लेकिन फैक्ट्रियाँ लगती थी दुर्गापुर में, फैक्ट्रियाँ लगती थी दूसरे स्टेट में, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है इनोवेटिव नहीं थी या राष्ट्रवादी नहीं थी, यूँ बोल सकती हैं आप कि राष्ट्रवादी जब तक सरकारें नहीं आएंगी तब तक वहाँ डेवलपमेंट होगा ही नहीं। और यूनिवर्सिटी की ऐसी चीज़ है या मेडिकल कॉलेज ऐसी चीज़ है कि एक जगह आप ला करके 50 इंस्टीट्यूशन खोल दोगे, उससे डेवलपमेंट स्टेट का नहीं होता है या कंट्री का नहीं होगा। इसमें डिसेंट्रलाइज पॉलिसी रखनी पड़ेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी हो, एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि गरीब घर के भी बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकें। अब गरीबों का बच्चा इतना पैसा नहीं होता है कि वो पटना में आकर के रहे, हॉस्टल फी दे, वो कोई किसी को जानता नहीं है, पटना बड़ा शहर है या दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो उसको 90% बच्चों को तो डर से भी नहीं आ पाते। मेरी भी खुद एग्जाम्पल है, मैं जब रांची में था एजुकेशन ले रहा था तो हमें दिल्ली में कोई था ही नहीं, हमारा कोई जानने वाला नहीं था, तो किसके पास जाएं। मुश्किल है, अनजान शहर, अनजान लोग कैसे बिहेवियर करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जहाँ आप नहीं जाते हो, नहीं जानते हो। तो मैं एक दो बार आया तो देखा कि नहीं नहीं यहाँ भी पॉजिटिव माहौल है, तो कलकत्ता छोड़ करके मैं अच्छी खासी लाइफस्टाइल, मैं दिल्ली आ गया। तो ऐसा होता है जब तक, इसलिए ट्रैवलिंग में बोलता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, तो वो ट्रैवल करे फ्रिक्वेंट, नए नए जगहों पे, स्पेशली जब मेट्रोस है वहाँ से आए, देखें माहौल, स्टडी करें कि मेट्रो में बड़ा टफ लाइफ होती है, टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कई लोग बॉम्बे जैसे शहर में जाते हैं, 3-4 महीने में छोड़ के भाग आते हैं, जब उनको चाल में रहना पड़ता है या झुग्गियों में रहना पड़े या कुछ लॉजों में रहना पड़े, ऐसे लॉज जहाँ पे हवा पानी आता नहीं है, तो बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना पड़ता है बॉम्बे में, तो वो फिर बंदे छोड़ के भाग आते हैं। अभी आपने एक टर्म इस्तेमाल किया राष्ट्रवादी सरकार, मुझे लगता है केंद्र की सरकार राष्ट्रवादी ही है और तमाम अन्य राज्यों में भी। तो आने वाले समय में या हम कहें कि अगले एक दशक में स्टार्टअप की दुनिया को आप कितना तब्दील होते हुए देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे बिहार में क्या है ना, बिहार के एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ राष्ट्रवादी सरकारें नहीं है, एक तरह से देखा जाए समबडी इज देयर जो कि वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं चाहता है, वो क्रेडिट कार्ड स्कीम लगा दिया, वो क्रेडिट कार्ड लो और हम पैसे देंगे तुम पढ़ो लेंगे बाहर। इसका क्या लॉजिक है? इससे बिहार कभी डेवलप होगा ही नहीं। बिहार तो तब डेवलप होगा ना कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलेगी, वहाँ पे स्टार्टअप खुलेगा, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, तब जाके होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक यूनिवर्सिटी खोलने का मतलब है कि 5 से कई जगह 10,000 बच्चे लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक कॉलेज में लगभग 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो जब तक लोकल लोगों का के पास फाइनेंशियली रिच नहीं होंगे या एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस नहीं आएगा, वो स्टेट डेवलप हो ही नहीं सकता। आज तक 70 सालों में इंडिया क्यों नहीं डेवलप हुआ? 2014 की पहले की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जो एलिट क्लास होते थे अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेज देते थे, हर स्टेट में ऐसा होता था। बिहार के जो एलिट होते थे, अब देखोगे दार्जिलिंग पढ़ने चले गए या कोई मेयो में चला गया, इधर राजस्थान कोई दून चला गया, वो लोकल लोगों, वो बच्चे वहाँ पढ़ने के बाद उनका माइंडसेट इतना चेंज हो जाता है कि लोकल लोगों के पास, लोकल लोगों की गंदगी को फेस नहीं कर सकता, वहाँ जाके उनसे बात नहीं कर सकता, उस लेवल तक वो रह ही नहीं सकता। इसलिए वो एक बार पढ़ने बाहर निकला तो थ्रू आउट लाइफ वो बाहर ही रह गया। तो गांव में कोई जब तक जाएगा नहीं, उनके बीच में रहेगा नहीं, उनकी प्रॉब्लम समझेगा नहीं या उनको सच्चा सॉल्यूशन देगा नहीं, तो वो डेवलपमेंट होता ही नहीं है। नहीं तो सारे आईएएस जो है, आईपीएस, एक भी मुझे एग्जाम्पल आप बता दीजिए जाके गाँव में अपने सेटल हुआ हो। Because nobody wants to go back. एक भी नहीं है। तो जब तक रिटायर्ड आईएएस जाके गांव में फार्म हाउस बनाए रहे, वहाँ पे लोगों को कोचिंग दें, कुछ माइंडसेट चेंज करे, कोचिंग क्लासेस चलाए, तो लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन आएगी ना कि हमारे गांव का ये बंदा आईएएस कर गया तो हम भी कर सकते हैं। वो चीज़ें मिसिंग है बिहार में। वो आईएएस करके ऐसा निकलता है कि वो जाता है सेटलमेंट के लिए। ये समस्या तो तमाम अन्य जगहों पर भी है, पूरी इंडिया में ऐसे है, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे इश्यूज है कि यहाँ से एक बार निकल गया बंदा, वो उस सोसाइटी में जाना नहीं चाहता। जब तक उन लोगों का रिवर्स ब्रेन ड्रेन बोलिए माइग्रेशन नहीं होगा, तब तक वो लोकल लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे। आपने काफ़ी वक्त जो है करियर काउंसलर के तौर पर भी गुजारा है और अब जब रिजल्ट्स आउट हैं तो आप क्या देखते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं बच्चे, बड़े शहरों के बच्चे भी, तो आगे बढ़ने में एक करियर काउंसलर की भूमिका कितनी होती है? देखिए, बच्चों का तो ऐसा है ना कि शहरों में भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बच्चों में यहाँ भी
पेरेंट्स हैं जो एजुकेशन के प्रति या एजुकेशन के मार्केट के प्रति या एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को जागरूकता नहीं है। एक बहुत पहले सर्वे आई थी कि जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनके बच्चों की काउंसलिंग होती है, प्रॉपर गाइडेंस हो जाती है, बाकी लोगों को मतलब 98% बच्चों की नहीं होती है। शहरों में ये परसेंटेज कुछ ज़्यादा मान सकते हैं कि जैसे अब कई जागरूकता अच्छी है, पेरेंट्स जॉब कर रहा है तो उसको पता है यार कि इस फील्ड में ऐसी ऐसी जॉब आती है, तो बच्चे को उसी लाइन में डालता है, या उसका इंटरेस्ट भी चेक करता है कि बच्चे यहाँ जिद भी करते हैं कि नहीं हमें ये नहीं ये कोर्स करना है, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उनका, तो माँ बाप से लड़ते हैं कि हम ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, मेरा ये इंटरेस्ट है। गांव में लड़के लड़कियां तो और नहीं बोल पाती है कि गार्जियन ने जो बोल दिया यस तो यस, नो तो नो चलता है, तो वहाँ बच्चे डर के मारे अपनी जो संकोच है वो उससे बाहर नहीं आ पाते, वो संकोचित रहते हैं। और उसके बाद से बच्चों को जो गार्जियन ने बोल दिया, गार्जियन तो 90% घरों में बात ही नहीं करता। पेरेंट्स से आप देखोगे, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत भयंकर होती है, तो बच्चों से बात ही नहीं करेगा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। शहरों में तो एटलीस्ट एक फ्लैट में रहते हैं तो बात इंटरेक्शन होती है ना, गांव में एक एक एकड़ में हवेली है, घर है, तो वहाँ पेरेंट्स के बीच में बच्चों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, और ना ही वो माइंडसेट है। माइंड सेट ही नहीं है ना, उसको नॉलेज भी नहीं है, तो बच्चों से ना पूछता है ना कुछ, उसको इतना पता है कि 10वीं पढ़ लिया तो इसको 12वीं करना है, क्या चीज़ में 12वीं करना है नहीं करना है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, और 12वीं के बाद उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और उसको पढ़ना चाहिए 12वीं की नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, करियर काउंसलर के पास गई थी अपने बच्चे के लिए एडवाइस लेने के लिए, तो फिर करियर काउंसलर ने एक सलाह दिया कि जो अपने बच्चे को अगर आप यहीं पढ़ाओगे, अपने देश में पढ़ाओगे, तो उसका भविष्य खराब हो रहा है, उसको बाहर भेजो, यानी इंडिया से बाहर। तो ये इंडिया से बाहर भेजने का क्या हमारे देश में जो है वो उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो रही है? नहीं होता, दैट इज वेरी राइट आंसर इन फैक्ट, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज समथिंग रिलेटेड टू मासेस। बेसिकली एक माइंडसेट बना हुआ है, गांव में भी है, शहरों में भी है, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा ही है कि बच्चा घर से बाहर निकलेगा तभी पढ़ेगा, वो बाहर ही रह जाते हैं। या इंडिया से बाहर भी भेजो। कैम्ब्रिज जैसे शहरों में होता है कि इंडिया से बाहर भेजो, गांव वाले थोड़ा सा इंडिया के बाहर की कम सोचते हैं, वो दिल्ली आ गया तो मतलब इंडिया से बाहर हो गया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो इसीलिए होता है कि यूरोप का जो एजुकेशन सिस्टम मैंने स्टडी किया, या चाइना का कर लो, रशिया का कर लो, अब रशियंस डेलीगेट्स आते रहते हैं, उनसे हमारी काफ़ी बातें होती है। वो क्या करते हैं, उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एमबीबीएस का एग्जांपल ले लेते हैं, एमबीबीएस में यहाँ 90% थ्योरी पढ़ाते हैं, और थ्योरी पढ़ के कोई थ्योरी पढ़ के ड्राइवर तो बन नहीं सकता ना, ऑपरेशन कर नहीं सकता। जब तक लाइव आप इंडिया में किसी लाइव बॉडी पे आप मांगो सरकार से या मेडिकल कॉलेज से कि लाइव बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना है, वो देंगे नहीं। जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी आप कैमरे को थियोरेटिकली नहीं पढ़ सकते, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा। तो स्किल रिलेटेड जितनी भी कोर्सेज हैं या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो भी कोर्स बोलती हैं, वो सब में लाइव चाहिए, केस स्टडी चाहिए, और वो यूरोप में होता है। बट क्या ऐसा नहीं कि हम भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम है ना, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम सेलेक्टेड जगहों पे, जहाँ आम आदमी नहीं पढ़ पाता, तो वहाँ प्रॉब्लम्स है। अब इंडिया में जो गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है कि आप लाइव बॉडी पे किसी पे डेमो कर नहीं सकते, चीड़ फाड़ कर नहीं सकते, चाहे वो लवारिस लाश हो। तो ऐसी पॉलिसी रहेगी तो कैसे बेचारा डॉक्टर प्रैक्टिकल करके सीखेगा? प्लास्टिक के फाइबर वाली बॉडी पे, डमी पे वो कितना एक्सपेरिमेंट भी कर ले तो वो चीज़ें नहीं आती है ना, कि जो एक्चुअली जो लाइव बॉडी पे आता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो लवारिस लाशें हैं जिनका कोई वो नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, मेडिकल कॉलेज को दें, फ्री में दें। मुझे लगता है मेडिकल ही नहीं, तमाम ऐसे अन्य फील्ड भी हैं जिसमें कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उसको बेचारे को सीखेगा कि अल्टीमेटली वो समाज के लिए तो काम करेगा। कोई डॉक्टर अपने लिए तो पढ़ाई नहीं करता है, वो समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है। तो उसको आप एक्सपोजर से वंचित रखते हो, और उसको थ्योरी पढ़ा रहे हो, थ्योरी पढ़ा करके और सोचते हो डॉक्टर हो जाएगा, अच्छा इलाज करेगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूरोप में इसीलिए भेजते हैं लोग कि वहाँ हर चीज़ में प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ चलता है। लाइव बॉडी आपको मिल जाती है प्रैक्टिकल करने के लिए। वो बच्चे इंडिया में आते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी रटा नहीं होता था, और थ्योरी रटते नहीं है तो वो बच्चे आते हैं तो यहाँ फेल हो जाते हैं। लगभग एक डेटा आई थी कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे रशिया से, यूक्रेन से और उधर से पढ़ के आए हैं, और इधर उधर छुप के प्रैक्टिस कर रहे हैं, या किसी बड़े डॉक्टर के अंडर में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलिए, या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो ये
टेक्निकल इश्यूज है। दुर्भाग्य से हमारी सरकारें आई तो स्टार्टिंग के 20-25 साल तक तो मदरसा छाप वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर रहा इंडिया में। और मदरसे वाले को ये चीज़ें नहीं समझ सकता कि भाई वो उसको लाइव डेमो के लिए डेड बॉडी चाहिए या उसको क्या क्या समस्याएं आती है। अभी आपने देखा होगा कलकत्ता में वो कांड हुआ था, उसमें डिग्री चेक हुई तो टॉप मोस्ट हॉस्पिटलों में फर्जी डॉक्टर्स मिलते हैं वहाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें करप्शन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर अभी काम करने की ज़रूरत है? एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इंडिया में ही बेसिक प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अब क्राइम है, मैंने जो स्टडी किया क्राइम को जाकर के अंदर से देखा, अब जुडिशियरी में ऑनेस्ट लोगों को भर दो, आप देखोगे 25 से 30% क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। जुडिशियरी ऑनेस्ट हो जाएगी, मैं जुडिशियरी मतलब लोअर जुडिशियरी की बात कर रहा हूँ, तो जेल भी ऑनेस्ट हो जाएगा, पुलिस भी ऑनेस्ट हो जाएगी और सारा सिस्टम ऑनेस्ट हो जाएगा एक तरह से जो पब्लिक डीलिंग में है। तो एजुकेशन में भी ऐसे ही है कि आप जब तक बेसिक चीज़ों को, एजुकेशन को पूरी कमर्शियलाइज कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, तो फिर वो जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो आप स्मूथ वो हो ही नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तोमर, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बेसिकली। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार।